तो चलिए अब हम लोग सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड। पहला, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जर्मनी के साथ नहीं लगती? तो जर्मनी को क्या हो, पेन ना हो, इसकी सीमा नहीं लगती। जबकि पोलैंड, चेक रिपब्लिक और बेल्जियम इसकी सीमा लगती है। ठीक है। दूसरा सवाल है, जर्मनी का खनिज संसाधनों में बहुल क्षेत्र कौन सा है? तो रूर क्षेत्र है जर्मनी में, जबकि फ्रांस में अल्सास और लॉरेन क्षेत्र है। तो तीसरा, किस सागर की सीमा जर्मनी से लगती है? तो उत्तरी सागर। उत्तरी सागर की जो सीमा है वो जर्मनी से लगती है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। नेपोलियन के आक्रमण से पूर्व जर्मनी में किसका शासन था? तो नेपोलियन के आक्रमण से पूर्व जर्मनी में होली रोमन साम्राज्य का शासन था। किसका था? होली रोमन साम्राज्य। 1805 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को किस युद्ध में हराया था? तो 1805 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रियोलुइस के युद्ध में हराया था। नेपोलियन ने जर्मनी के 300 राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का संघ बनाया। उसका नाम क्या था? तो देखो, नेपोलियन क्या किया था, जर्मनी को राष्ट्रीय एकीकरण अप्रत्यक्ष रूप से किया था। नेपोलियन 300 प्रदेश को जीत गया था और उसको 39 राज्यों का संघ बनाया। इसी को क्या बोलते हैं? राइन संघ बोलते हैं, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया। तो क्या होगा आंसर? राइन संघ। फिर से, जर्मन संघ का निर्माण कौन किया था? तो जर्मन संघ का निर्माण 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ही कर किया था। ठीक है ना, जर्मनी प्रदेश जीत के। नहीं, वो गलत एक्सप्लेनेशन। ये देखो, 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था ना, वियना कांग्रेस। तो उसके बाद 1815 में वियना कांग्रेस के बाद राइन संघ को भंग कर जर्मन संघ का निर्माण किया गया और इसका प्रमुख किसको बनाया गया? ऑस्ट्रिया को बनाया गया। लेकिन 1806 में नेपोलियन जो है वो प्रसा को जेना और ओवरोस्ट के युद्ध में हराकर 300 राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का एक संघ बनाया और इसी को क्या बोला? जर्मन संघ बोला। इसको क्या बोला? जर्मन संघ बोला। यानी कि जर्मन संघ का निर्माण हुआ है नेपोलियन द्वारा 1806 में, जबकि वियना कांग्रेस के बाद, अरे यार इसका आंसर, हाँ, जबकि वियना कांग्रेस के बाद राइन संघ का निर्माण हुआ था। ठीक है, आंसर इसका क्या है? एक सेकंड रुकता, ये देख ही लेते हैं। नेपोलियन को जर्मनी का एकीकरण का पिता क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो नेपोलियन क्या किया था, 300 से अधिक छोटे छोटे राज्य को आपस में मिलाया और 39 राज्यों में एक संघ बनाया। कब बनाया था? तो इसे पवित्र रोमन साम्राज्य, होली एम्पायर भी कहा गया। इसके शासक जो ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसीसी थे, दिसंबर 1805 में ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हरा के प्रेसबर्ग की संधि किया। किसके, कौन सा संधि किया था? ऑस्ट्रिया से प्रेसबर्ग की संधि। प्रसा जर्मनी का क्या था? प्रमुख राज था। नेपोलियन किसको हराया? प्रसा को 1806 में, और जेना और ओवरेस्ट के युद्ध में हराया। ठीक है ना, 1806 में प्रसा को हराया जेना और ओवरेस्ट के युद्ध में। और ये बात याद रखना है कि नेपोलियन 300 राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का एक संघ बनाया। इसको क्या बोला जाता है? राइन संघ। कब बनाया था? 1806 में। 1806 में नेपोलियन चक्का, 1806 में नेपोलियन चक्का। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो यही बात है कि 300 राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का संघ बनाया नेपोलियन। उसका नाम क्या था? राइन संघ। कब बनाया था? तो वो 1806 में। ठीक है,
और 1815 में क्या हुआ था, वियना कांग्रेस के बाद कौन सा संघ बना था, जर्मन संघ, जिसका प्रमुख कौन सा बना है, इसका प्रमुख ऑस्ट्रिया बना था। तो जर्मन संघ बना था तुमको 1815 में, 15 के बाद 1818 में, और राइन संघ बनाया था नेपोलियन। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ देखो, तुमको नहीं बोल रहे, जर्मनी का मध्यकाल में लगभग 800 में किसके नेतृत्व में संगठित हुआ था, तो एशियाटिक medieval सारलमा, सारलमा के नेतृत्व में जर्मनी लगभग 800 में मध्यकाल में क्या होता है, संगठन हुआ था। फिर एक बात पॉइंट याद रखना है कि उत्तरी जर्मनी राज्य में प्रोटेस्टेंट लोग की संख्या अधिक थी, जबकि नीचे वाले जर्मनी में कैथोलिक। तो ऊपर में प्रोटेस्टेंट और नीचे में कैथोलिक। ठीक है, अभी नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, ये दोनों में आपस में झगड़ा था ही, 300 छोटा छोटा राज था ही, ऊपर से धर्म भी अलग, ऊपर में प्रोटेस्टेंट और नीचे में कैथोलिक, आपस में मेल मिलाप था नहीं। लेकिन फिर भी नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, 1806 में जर्मन प्रदेशों को सारे को जीता और 39 छोटा छोटा राज्यों को आपस में मिलाया और किसका निर्माण कर दिया, राइन संघ। किसका निर्माण किया, राइन संघ। 1806 से याद रखो छक्का, 1806 से याद रखो छक्का, छक्का से राइन संघ। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, फिर यहाँ देखो, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1815 में। वियना कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1815 में। जर्मन राज्यों के ये एकीकरण का क्या किया था, विरोध किया था। कौन, वियना कांग्रेस। राइन संघ को भंग करके क्या बनाया, राइन संघ जो बना था नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1806 में, उसको भंग करके क्या बनाया, जर्मन संघ बनाया। और ये जर्मन संघ का प्रमुख किसको बनाया गया, ऑस्ट्रिया को बनाया गया। जर्मन संघ की एक संयुक्त संस्था थी जिसका नाम था डाइट। जर्मन संघ की एक संयुक्त संस्था जिसका नाम था डाइट, उसका निर्माण भी किया गया। वियना कांग्रेस के पश्चात जर्मन संघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तब वियना कांग्रेस के पश्चात जर्मन संघ का अध्यक्ष बनाया गया था ऑस्ट्रिया को, जबकि राइन संघ का प्रमुख था नेपोलियन। जर्मन संघ की संयुक्त संस्था का नाम क्या था, तो जर्मन संघ जो 1818 के आसपास बना था, 39 राज्यों का संघ था, ऑस्ट्रिया इसका प्रमुख था। तो इसमें संयुक्त संस्था का नाम था डायट। निम्नलिखित में से कौन जर्मन क्षेत्र जर्मनी के दक्षिण में नहीं है, तो देखो, तो जर्मनी में 3 वो क्षेत्र है, आइए देखते हैं। ऊपर उत्तरी क्षेत्र में आपको बताए थे प्रोटेस्टेंट धर्म है, और दक्षिणी क्षेत्र में कैथोलिक है। उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी जर्मन में कौन कौन शामिल है, तो इसका ट्रिक है HPFS। HPFS, एच से मतलब क्या है, हेनोवर, पी से क्या है, प्रसा, एफ से क्या है, फ्रैंकफर्ट, एस से क्या है, सेक्सनी। एच से क्या है, हैनोवर, पी से क्या है, प्रसा, एफ से क्या है, फ्रैंकफर्ट, एस से क्या है, सेक्सनी। अब मध्य जर्मनी में कौन था, राइनलैंड। मध्य जर्मनी में कौन था, लैंडलैंड। और दक्षिणी जर्मनी में BBB, बोवेरिया, बादेन, बुटेनबर्ग। बोवेरिया, बादेन, बुटेनबर्ग। कार्लसवार्ट घोषणा क्या था, तो कार्लसवार्ट घोषणा था जर्मन राष्ट्रवादी विरोधी। कार्लसवार्ट घोषणा क्या था, ये जर्मन राष्ट्रवादी विरोधी। ठीक है ना। 1819 में इसको मैटरनिख द्वारा घोषित किया गया था। 1719 नहीं, ये जो 1819 में मैटरनिख द्वारा इसको घोषणा किया गया था। ठीक है ना। मैटरनिख कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और ये जर्मन राष्ट्रवादी विरोधी घोषणा था। अब यहाँ देखो, जर्मनी के एकीकरण में बाधक तो ये वाला टॉपिक समझना है, इसी से हम पिछले वाला सवाल समझ सकते हैं। जर्मनी की समस्याओं में सबसे ज़्यादा बाधक तत्व कौन था, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया बहुत हस्तक्षेप करता था। ठीक है, ऑस्ट्रिया बहुत हस्तक्षेप करता था।
जर्मनी राज्यों की स्थिर सैन्य शक्ति ये भी कारण है। जर्मनी राज्यों में आर्थिक धार्मिक असमानता ये भी कारण है। और फ्रांस और ब्रिटेन का भी जर्मनी में रुचि ये भी कारण है। एक मैटरनिक जो घोषणा किया था 1819 में, मैटरनिक का कौन सा घोषणा था? कार्लसबर्ग घोषणा, जो जर्मन राष्ट्रवादी के विरुद्ध था, तो ये भी कारण है। जर्मनी के युवाओं में राष्ट्रवाद की धारणा को विकसित करने में किस संस्था का योगदान है? तो जर्मनी के युवा में राष्ट्रवाद भावना विकसित करने में एक संस्था है जिसका नाम है बर्सन सेफ्ट। बर्सन सेफ्ट, क्या नाम है? बर्सन सेफ्ट। डाइट कौन था? तो ये जर्मनी संघ की संयुक्त संस्था थी। जबकि बर्सन सेफ्ट कौन है? तो जर्मनी में युवाओं में राष्ट्रवादी धारणा को विकसित करने का संस्था थी। जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व, जर्मनी के एकीकरण में कौन सा सहायक तत्व देखेंगे? जैसे कि विरोधी तत्व कौन था? तो वो था, एक ऑस्ट्रिया था और एक मैटरनिक का 1819 का कार्लसबर्ग घोषणा था। अब सहायक तत्व देखेंगे जो जर्मनी का क्या करे, एकीकरण करे, तो इसमें एक संगठन था बर्सन सेफ्ट। कौन संगठन था? बर्सन सेफ्ट संगठन, बर्सन सेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन। 1815 में जेना विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा इसका स्थापना किया गया। 1815 में जेना विश्वविद्यालय के द्वारा इसका गठन किया गया। नैतिक चरित्र के उत्थान से जर्मनी से ही जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। युवकों में एकता, न्याय, स्वतंत्रता की भावना बढ़ती। तो ये बर्सन सेफ्ट नाम का संगठन था, 1815 में जेना विश्वविद्यालय द्वारा बना। फिर यहाँ देखो जॉल्वेरिन। जॉल्वेरिन कौन था, क्या था? जॉल्वेरिन के प्रणेता कौन थे? तो जॉल्वेरिन एक आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक संघ था, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था जो फ्री व्यापार की क्या करता था, पैगंबर था फ्री व्यापार का ये। जर्मनी जॉल्वेरिन का प्रणेता कौन था? तो फ्रेडरिक लीज था। कैसे याद रखेंगे? तो आर्थिक चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो वही बात। जॉल्वेरिन का स्थापना कब हुआ? जॉल्वेरिन मतलब जो आर्थिक संघ था इसका स्थापना कब हुआ? 1834। 1834 34 से याद क्या रखेंगे? चारों तरफ 30 मारा, 34 चारों तरफ 30 मारा, 34 चारों तरफ 30 मारा, 34। जॉल्वेरिन, जॉल्वेरिन क्या है? एक इकोनॉमिक एसोसिएशन है। जर्मनी के राज्यों में निःशुल्क व्यापार वाणिज्य की नीति, जर्मनी के राज्यों में निःशुल्क व्यापार वाणिज्य की नीति, इसका प्रमुख था फ्रेडरिक लीस्ट। 1834 को स्थापना लगभग किया गया। प्रासाद द्वारा इसका शुरुआत किया गया। किसके द्वारा शुरुआत किया गया? प्रासाद द्वारा, ऑस्ट्रिया द्वारा नहीं, प्रासाद द्वारा। फ्रैंकफर्ट की संसद का गठन कब हुआ? 1848 में हुआ। कैसे याद करेंगे? तो 48 से अड़ गया फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट का गठन करने हेतु जर्मनी, ठीक है। अब 1848 की फ्रांस की क्रांति, ये क्या है उसी से समझ में आएगा। फ्रैंकफर्ट ये संसद, तो 1848 में फ्रांस का क्रांति का प्रभाव ऑस्ट्रिया पर भी पड़ा। वहाँ से मेटरनिक भाग खड़ा हुआ। ऑस्ट्रिया में भी फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा 1848 का, जिस कारण मेटरनिक था जो डिक्टेटर, वहाँ से भाग खड़ा हुआ, जनता ने भगा दिया। फिर जर्मनी में भी इस बहुत सारे रियासत थे, जो 39 वो रियासत थे, आपस में विद्रोह होना स्टार्ट हुआ। फिर फ्रैंकफर्ट संधि जो था, लेकिन जो फ्रैंकफर्ट संधि था, लोकतंत्र के समर्थक द्वारा जर्मनी संघ का संविधान बनाना। इसमें फ्रैंकफर्ट संधि में बोला गया लोकतंत्र के समर्थकों द्वारा कि जर्मन संघ का संविधान बनाया जाए। प्रजा शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ये नाम याद रखेंगे। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को जर्मन का सम्राट बनाने का निर्णय किया गया। देखो, जब मेटरनिक भाग किया, ऑस्ट्रिया ही जर्मनी को कंट्रोल कर रहा था, तो ठीक है ना, तो ऑस्ट्रिया कमज़ोर हो गया। उसके बाद प्रजा को ही जिम्मेदारी दिया गया कि आप जर्मनी का एकीकरण कीजिए। इसमें भी एकीकरण करने के समय जो फ्रैंकफर्ट संसद है
वो बोला कि आप जो है ये विलियम फोर्थ को बोला, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को बोला गया कि आप यहाँ पे लोकतंत्र की बहाल कीजिए। लेकिन फ्रेडरिक विलियम फोर्थ लोकतंत्र की विचारधारा में विश्वास नहीं करता था, ठीक है, और वो मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद आता है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ का भाई विलियम फर्स्ट। विलियम फोर्थ के बाद कौन आता है? विलियम फर्स्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये विलियम फर्स्ट कौन था? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ का भाई था। यह 1761 में प्रसा का क्या बना? शासक बना। 1761 में क्या बना था? प्रसा का शासक बना था 1761 में। इसमें योग्य व्यक्ति का नियुक्ति किया, बहुत सारे योग्य व्यक्ति का नियुक्ति किया, जैसे माल्टेक। क्या किया? 1761 में प्रसा का शासक बना तो अपना सेनापति किसको बनाया? माल्टेक। फिर युद्ध मंत्री किसको बनाया? रून को। और चांसलर किसको बनाया? बिस्मार्क। नहीं समझे? पहले तो बोला गया था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को कि आप संभालो, लेकिन वो नहीं संभाला, लोकतंत्र की स्थापना नहीं किया, तो विलियम फर्स्ट बन गया प्रसा का चांसलर। कब? 1761 में। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये फ्रेडरिक विलियम फर्स्ट प्रसा का शासक बन गया, अपने 3 आदमी नियुक्त किया, एकीकरण किया। माल्टेक को बनाया सेनापति, रून को बनाया युद्ध मंत्री, बिस्मार्क को बनाया चांसलर। फिर क्या हुआ? ऑटोमन बिस्मार्क आया। ये जर्मनी के एकीकरण का क्या करेगा? शुरुआत करेगा। ऑटोमन बिस्मार्क। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ? 1815 में सेक्सनी में। इसकी मृत्यु कब हुआ? 1898 में सेल्सबर्ग में हुआ। कब हुआ था? 1898 में सेल्सबर्ग में हुआ था। इसका विचारधारा कैसे था? तो ये उदारवादी विचारधारा का था और लोकतंत्र विरोधी था। लेकिन ये उदारवादी विचारधारा का था, लेकिन ये लोकतंत्र विरोधी था बिस्मार्क, ठीक है। और ये बिस्मार्क का ही रक्त और लोहे का नीति है सबसे इम्पोर्टेंट। ये बिस्मार्क का मत चाहता था कि शक्तिशाली प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हो। बिस्मार्क का ये मतलब था कि प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हो, ठीक है। इसका किताब लिखा था रिक्लेमेंस एंड रेमिनेंस, आर ओवर, रिक्लेमेंस एंड रेमिनेंस। फिर उसके बाद क्या किया? 1847 में जो बिस्मार्क के राजनीति में प्रवेश किया और 1859 में रूस में प्रजा का राजदूत बना, ठीक है। फिर 1862 में ये पेरिस में प्रसा का राजदूत बना। 1862 में ही बिस्मार्क चांसलर के रूप में नियुक्त हुआ। बिस्मार्क को जो चांसलर नियुक्त किया था वो प्रसा का शासक विलियम फर्स्ट था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति विलियम फर्स्ट जो वहाँ का राजा था युद्ध मंत्री के रूप में किया? तो देखो रॉन से भी याद रखो, रूस बहुत युद्ध करता है तो इसको युद्ध मंत्री। फ्रेडरिक लिस्ट कौन था? याद आ रहा है? जॉलवेरिन वाला था, ठीक है ना। मैटरनी कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो भाग खड़ा हुआ। उसके बाद विलियम फोर्थ को मौका मिला था, ठीक है। अच्छा, सेनापति कौन था? तो माल्टेक। कैसे याद करो? माल, सेना क्या होता है? सेना का माल, तो माल्टेक। सेना का माल तो माल्टेक। रूस युद्ध मंत्री था। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमन बिस्मार्क की विचारधारा नहीं थी? ऑटोमन बिस्मार्क का विचारधारा कौन नहीं था? तो ऑटोमन बिस्मार्क का विचारधारा उदारवादी नहीं था, ठीक है। कौन नहीं था? उदारवादी नहीं था। बिस्मार्क का विचार था लोकतंत्र विरोधी, रक्त और लोह की नीति, या फिर प्रजा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण। ऑटोमन बिस्मार्क को प्रजा का चांसलर कब नियुक्त किया गया, यानी कि प्रजा का प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया? तो 1862 में। कब हुआ? 1862 में। 62 में प्रजा का ये चांसलर बना। 62। ऑटोमन बिस्मार्क की पुस्तक का नाम क्या है? ROR, रिफ्लेक्शन एंड रिमोनिंसेस।
जर्मनी का एकीकरण कितने चरण में हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 3 चरण में हुआ था। ठीक है, 3 चरण में जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? तो पहला चरण में जर्मनी क्या किया? डेनमार्क से युद्ध किया और फिर गेस्टाइन का समझौता हुआ। दूसरा चरण में प्रसा के नेतृत्व में हो रहा था ये सब, तो ऑस्ट्रिया से युद्ध किया और प्राग का संधि हुआ। तीसरे चरण में फ्रांस से युद्ध हुआ और फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। और डेट याद रखो ऐसे 64, 67 और 70। इसका ट्रिक है DGAPFF, DGAPFF। डी मतलब होता है तुमको डेनमार्क, जी मतलब गेस्टाइन, ए मतलब ऑस्ट्रिया, पी मतलब प्राग की संधि, एफ मतलब फ्रांस से युद्ध, एफ मतलब फ्रैंकफर्ट। फिर गेस्टाइन का समझौता प्रसा का किसके साथ हुआ था? तो DG यानी डेनमार्क के साथ हुआ था 1866 में। DGA प्रसा का किसके साथ हुआ गेस्टाइन का समझौता? तो डी से कौन सा सम DG, एक सेकेंड, डेनमार्क से ना हुआ था रे प्रसा का। ये डेनमार्क से युद्ध, गेस्टाइन का समझौता ऑस्ट्रिया से प्राग का, तो यहाँ पे होगा डेनमार्क होगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आपके SCERT में भी है, तो ये लाइन याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जर्मन क्षेत्र डेनमार्क से युद्ध 1864 के बाद प्रजा में शामिल हुआ? यानी कि डेनमार्क से जब युद्ध हुआ था 1864 में, तब प्रजा में कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ था? एक था सेल्सबर्ग और एक था लोवेनबुर्ग। 1-3 सेल्सबर्ग और लोवेनबुर्ग। सेल्सबर्ग और लोवेनबुर्ग ये प्रसा में शामिल हुआ, हेलेस्टाइन ये ऑस्ट्रिया में। प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? ये बड़ी कंफ्यूजन क्वेश्चन है। तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य 1868 में, 1866 में, 1866 में, एक सेकेंड, ये सही है। प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ। क्या हुआ था? सेडोवा का युद्ध। क्या हुआ था? सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध हुआ था और ये ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। कब? 1866 में। 6 से क्या होगा? चक्का सोडा। 6 से क्या होगा? चक्का सोडा। तो 6 से चक्का सोडा का सेडोवा का युद्ध, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच। कोनिग्राज का युद्ध किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडोवा का युद्ध, इसी को बोलते हैं कोनिग्राज का युद्ध, 1866। सेडोन का युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोन के युद्ध में, सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। देखो ये पहले वाला था 1866 में हुआ था क्या? सेडोवा का युद्ध। अब वो हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रजा का बीच में। लेकिन सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 में और ये हुआ था जर्मनी और फ्रांस के बीच सबसे आखिरी में। और इसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा माना जाता है। रक्त और लोहे की नीति का पालन कौन किया था? ऑटोमन बिस्मार्क। अब ये देखिए आपके SCERT का लाइन है। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व दिखाता था। सही बात है कि प्रसा इसका मेन था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी न्यायिक व्यवस्था को आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया। प्रसा द्वारा उठाए गए कदम उसकी कार्रवाई की बाकी जर्मनी के लिए एक अक्सर मॉडल तैयार किया। ठीक है, ये देखो सेडोवा का युद्ध, इसी को बोलते हैं कोनिग्राज का युद्ध। ये 1866 में हुआ जुलाई में। इसमें किसके साथ हुआ था? प्रसा के साथ। प्रसा इसमें क्या हुआ है? जीत हो गया। और उसके बाद ऑस्ट्रिया से कौन सा संधि हुआ?
प्राग का संधि हुआ। प्राग की संधि के तहत जर्मन संघ का क्या हो गया, खात्मा हो गया। ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में बना था, ऑस्ट्रिया इस जर्मन संघ से क्या हो गया, बाहर हो गया और ऑस्ट्रिया के साथ उदार व्यवहार किया गया। और उसके बाद क्या बन गया, उत्तरी जर्मन संघ। जर्मन संघ का स्थापना खत्म होकर 1866 के आसपास उत्तरी जर्मन संघ बना। इसमें प्रजा के नेतृत्व में एक ही सूत्री राज है और प्रजा का शासक कौन बन गया, वंशानुगत अध्यक्ष प्रथम चांसलर बिस्मार्क बन गया। इसमें दो संसदीय संघीय संसद बन गया, एक राइक्सटैग, एक बुंदसरैट, राइक्सटैग और बुंदसरैट। फिर सेडोवा के युद्ध के साथ सेडोन का युद्ध हुआ सबसे लास्ट में, इसके साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा होगा। इसमें फ्रांस हार गया, इसमें नेपोलियन थर्ड को क्या हो गया, बंदी बना लिया गया। इसमें नेपोलियन थर्ड को क्या किया गया, बंदी बना लिया गया। और फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी जो 1871 में हुआ था फ्रांस से हारने के बाद, जैसे प्राग की ट्रीटी हुआ था प्रसा के साथ और गैस्टोन की ट्रीटी जर्मनी के साथ। इसके साथ ही फ्रांस को अल्सेस और लॉरेन क्षेत्र देना पड़ा हार के बाद 20,000 करोड़ का जुर्माना पाउंड। फिर याद रखना फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप में रिसने वाली फोड़ा कहा जाता है। यहाँ पे एक सवाल पूछता है किस संधि को यूरोप में रिसने वाली फोड़ा बोलते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि। और वर्साई के महल में ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। एक बार जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ एक बार फिर से याद कर लो, इसका ट्रिक है DGAPFF 64 66 68 नहीं 70। ठीक है, डी से होगा डेनमार्क, जी से होगा गेस्टाइन के समझौता, ए से होगा ऑस्ट्रिया, पी से होगा प्राग के समझौता, एफ से होगा फ्रांस, एफ से होगा फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी। फिर उसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया में होगा सेडोवा का युद्ध, ठीक है, और जर्मनी और फ्रांस में होगा शेडोन का युद्ध। ये होगा फ्रैंकफर्ट संधि के साथ समाप्त और ये होगा प्राग संधि की समाप्त। इसी दौरान जर्मनी, अब कुछ एससीईआरटी का पॉइंट है कि जर्मनी में बुद्धिजीवियों का, किसानों का, कलाकारों का, जैसे हीगेल, कांट, अंधेड, जैकेब ग्रिम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ये कुछ प्रमुख नाम है, हीगेल, कांट, ऑन्डेड, जैकेब, ये सब जर्मनी एकीकरण को बढ़ावा दिया, राष्ट्रवाद में बढ़ावा दिया। जैसे हीगेल का काम किया, हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्व की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। हीगेल क्या किया, ऐतिहासिक द्वंद्व का क्या किया, व्याख्या किया। फिर प्रसा क्या किया, प्रसा का चांसलर बिस्मार्क के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। प्रसा का जो चांसलर है वो बिस्मार्क के विश्वासों से क्या था, काफ़ी प्रभावित था। अंडरट की कविताओं के माध्यम से देशभक्त में जागृत हेडेनबर्ग नोबिलिस ने जर्मन की गौरवमय अतीत को सामने रखा। ठीक है, तो ये जो था ऐतिहासिक द्वंद्व की व्याख्या किया, प्रसा का चांसलर क्या किया, ये बिस्मार्क के विचारों से काफी प्रभावित था। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से ब्रूसेनसेफ्ट, जर्मनी के एकीकरण से उद्देश्य क्या स्थापना किया, ब्रूसेनसेफ्ट, क्या है ये बताइए। ये संगठन था, शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर जर्मनी के एकीकरण के लिए एक संगठन स्थापना किए थे जिसका नाम था ब्रूसेनसेफ्ट। क्या नाम था, ब्रूसेनसेफ्ट। वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय ये भी प्रमुख है, वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय ये भी प्रमुख है, येना विश्वविद्यालय। इस दोनों के ऊपर सवाल कराए हैं। इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी, और ये भी बताए थे मेटरनिक आदेश था, ये कार्लस्वेद आदेश, कार्लस्वेद डिक्रीज मेटरनिक का था, जो जर्मन राष्ट्रवाद में क्या कर रहा था, बाधा उत्पन्न कर रहा था। इस पे भी सवाल करवाए हम, एससीईआरटी का था ये इसलिए। फिर से आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रिया के साथ ऑस्ट्रिया प्रूसिया संधि का विरोध करना शुरू किया। ये जो बिस्मार्क था ना, अपने देश में अनिवार्य सेवा लागू कर दिया था और
1830 में ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का क्या किया, विरोध करना शुरू किया। बिस्मार्क ने फिर दूसरा पॉइंट, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलके 1864 में, याद आ रहा है, डेनमार्क से 2 क्षेत्र छीन लिया था, एक स्लेस्विक, एक हॉलस्टीन, ये भी याद होना चाहिए। इसके बाद स्लेस्विक प्रसा के अधीन हो गया और हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया के अधीन, और देखते हैं। बताने से देखो, सेल्सविक ये ऐसी एक्टिविटी था, प्रसा को मिला सेल्सविक और लॉरेंसबर्ग, और ऑस्ट्रिया को मिला था हॉलस्टाइन। जय माता दी। छोड़ के आवे नहीं तो भागे भागे कर ले रही है।